और ये सभी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। मैं नीचे रख देती हूँ लाड़ो, आप कल भी खेल कर गए थे। हाँ आ जाओ मम्मा पास। तो क्या रहता है? विकास, वृद्धि। बिल्कुल सही बात है भैया। विकास तब होता है जब आप कहते हो कि सामने वाले में मैच्योरिटी आई है और उसके जीवन के अनुभव जो रहे हैं उसकी वजह से सिक्वेंशियल परिवर्तन देखने को मिल रहा है। ठीक साहब। अच्छा, एक चीज याद रखनी है, जब आप कहते हो कि परिपक्वता और अनुभव के कारण, तो इन दोनों के कारण अगर ऑप्शन में यहां पर क्या होता, लर्निंग भी होता, लर्निंग होता अगर ऑप्शन, अधिगम होता कि अधिगम जो है वो किसकी वजह से हो रहा है, तो जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ रही है और आपको अनुभव हो रहे हैं तो वो भी ठीक होता। इसी वजह से कहा जाता है कि डेवलपमेंट क्या है, मैंने आपको बताया भी है कि डेवलपमेंट किसका उत्पाद है, डेवलपमेंट उत्पाद है यानी प्रोडक्ट है। किसका उत्पाद है? तो आप कहेंगे डेवलपमेंट उत्पाद है परिपक्वता और अनुभव का। किसका? परिपक्वता व लर्निंग का। ठीक है ना, लर्निंग का। ये लाइन कोट करेंगे, विशेष तौर पर इस लाइन को कोट करेंगे। ठीक साहब, कोई दिक्कत यहां तक में? आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता, और साथ में कह दिया कि नहीं है भैया, ये कह दिया कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। विच वन इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, एनी हाउ यू हैव टू टेल कि कौन सा इसमें बैठेगा। हाँ, कौन सी विशेषता आपको नहीं लगती है, कौन सी आपके लिए विशेषता नहीं है। आराम से देखिए, मैं बिल्कुल साइड में हूं भैया। स्क्रीन थोड़ा मिनिमाइज कर दीजिए। क्यों बेटा मिनिमाइज क्यों करनी है नील स्क्रीन? मिनिमाइज करना तो क्या, डी डी डी, सभी का उत्तर क्या है ना, सही दिख रहा है ना, सही दिख रहा है बिल्कुल। कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो, वरना आप मिनिमाइज करोगे एक्स्ट्रा आएगा, मैक्सिमाइज करोगे तो फिर वो कटेगा, सब कुछ प्रॉपर आ। तो देखो, प्री गैंग एज, आप अर्ली चाइल्डहुड को प्री गैंग एज बोल सकते हैं, बोल सकते हैं, क्योंकि चाइल्डहुड को आप गैंग एज बोलते हो। इमिटेट करता है बच्चा, अनुकरण करता है बच्चा, नकल करता है, हाँ नकल करता है बच्चा, क्योंकि अर्ली चाइल्डहुड कौन सी एज है? 3 से लेकर 6 वर्ष है। प्रश्न करेगा, बिल्कुल जिज्ञासु है, धड़ाधड़ करेगा प्रश्न, नानी याद दिला देगा। ऐसा क्यों? गैंग एज नहीं है, गिरोह नहीं बनाता है, गिरोह नहीं बनाता है। गिरोह कब बनाता है? तो आप कहोगे लेटर चाइल्डहुड में बनाएगा। कब बनाएगा? लेटर चाइल्डहुड में बनाएगा। दोस्ती यारी गैंग बनाना वो कब होगा? लेटर चाइल्डहुड में होगा। और लेटर चाइल्डहुड आपकी 6 से लेकर 12 या कहीं कहीं 11 वर्ष लिखी रहती है। ठीक है ना। और बताइए अर्ली चाइल्डहुड की कुछ विशेषताएं। तो देखो बेटा जी, अर्ली चाइल्डहुड जहां पर भी दिखे, याद रखना इसी को टॉय एज कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं टॉय एज। सबसे ज्यादा प्रश्न इसी से पूछा जाता है कि टॉय एज कौन सी होती है, यानी खिलौनों की आयु कौन सी है। नहीं बेटा, कि गंदी अवस्था है, क्योंकि अब क्या गिरोह में खेल रहा है तो दोस्तों के साथ गंदी आयु, खूब गंदा भी होता है, तो डर्टी एज रहती है। क्या रहती है? डर्टी एज रहती है। क्या रहती है? डर्टी एज भी रहती है। ठीक साहब, आगे बढ़े। हाँ, क्लियर। आगे, प्रकृति और पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? नेचर वर्सेस नर्चर। तो बोलते हैं ना, जैसे अगर किसी का नेचर ही है कि वो था ना कि वो कौन सी मूवी थी कि सरफराज धोखा देगा, वो दिमाग में बैठा रखा है उसने, सरफराज धोखा देगा। ठीक है, तो अगर ऐसे ही मान लीजिए जैसे सांप का नेचर है, वो डसेगा ही डसेगा, है ना। सांप का ये डर्टी है, सूसू करता है, खेलता है, अरे डर्टी एज सूसू पॉटी करना ये तो नेचुरल प्रोसेस है, इसे डर्टी एज थोड़ी ना बोल दोगे। डर्टी एज लेटर चाइल्डहुड को कहा जाता है, 6 से लेकर 11 वर्ष, क्योंकि कुछ खाया, कपड़ों से हाथ पहुंच लिया, कपड़े गंदे कर लिए। वो एडवर्टीजमेंट नहीं देखते हो क्या? एडवर्टीजमेंट आता है कि दादी मैं तो अचार लेकर सबके पास जा सकता हूँ। वो 10-10 रुपए के अचार के पाउच बनाता है और जेब में रख रख के लेके जाता है। फिर दादी कहती है ओ ये तो खराब हो गया, तो बोले मैं निकाल दूंगी 10 रुपए में। फिर दादी वो 10 रुपए में टाइड से वो दाग निकाल देती है। प्रकृति और पोषण विवाद किससे संबंधित है? आपसे पूछा जा रहा है। प्रकृति मतलब वही सांप का नेचर, अगर डसने का है तो वो डसेगा ही डसेगा। आप कितना भी उसको दूध पिलाओ, कितना भी उसको कहो कि भैया मैं एकदम तेरा बहुत ध्यान रखता हूँ, तो ये वाला मामला है। तो प्रकृति और पोषण, ठीक है ना, इस विवाद में किससे संबंधित है? तो प्रकृति किससे बारे में बात करता है? हेरिडिटी के बारे में बात करता है। और पोषण बात करता है वातावरण के बारे में, कि आप अगर किसी को वातावरण देते हो प्रॉपर, तो प्रॉपर हो जाएगा। मैम 3 क्वेश्चन में 2 आंसर नहीं हो सकता है क्या? नहीं हो सकता होगा बेटा, इसीलिए तो नहीं करा। अनुकरणीय आयु हमसे पूछा कौन सी नहीं है, नहीं है पूछा है, तो हमने बताया 6 से लेकर 11वीं 12वीं तक का बच्चा जो होता है वो किसी को फॉलो नहीं कर रहा होता, वो एकदम बिंदास आदमी अपने में, वो किसी को फॉलो नहीं करेगा। ठीक है ना, वो किसी को भी फॉलो नहीं करेगा, अपने दोस्तों के संग खेलेगा। प्रतिभाशाली बालक का आईक्यू कितना होता है? तो देखो, आईक्यू का कंसेप्ट जो दिया वो किसने दिया? तो आप कहोगे आईक्यू का कंसेप्ट टर्मन ने दिया था।
आईक्यू का कंसेप्ट किसका दिया है? तो आपका हो गया आईक्यू का कंसेप्ट टर्मन ने दिया। टर्मन ने वर्गीकरण किया था आईक्यू का। क्या कहेंगे? टर्मन ने क्या किया था? वर्गीकरण किया था। तो टर्मन ने किया था भैया वर्गीकरण आईक्यू का, और उन्होंने टर्मन के अकॉर्डिंग बताइए कितना है, तो आप कहेंगे 140 है। एग्जैक्ट टर्मन के अकॉर्डिंग पूछे तो 140 और 140 से ऊपर वाला मामला है। ठीक साहब। 130 को उन्होंने क्या कहा है? 130 को उन्होंने सुपीरियर कह दिया है, श्रेष्ठ, अति श्रेष्ठ, यानी उसे उन्होंने वेरी सुपीरियर में रख दिया है। और यहाँ 120 को उन्होंने थोड़ा सा अबव से ऊपर रखा है, यानी अबव एवरेज में रखा है। अबव एवरेज, सामान्य से ऊपर रखा है। अबव एवरेज में 120 वाले को रखा है, 130 वाले को सुपीरियर और गिफ्टेड रखा है 140। बिल्कुल टर्मन ने वर्गीकरण 1916 में किया था। जिस भी बच्चे ने ये बताया, मैं आप बहुत स्पीड में लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया। कामिनी यादव, बहुत बढ़िया, ताली होनी चाहिए गुड़िया के लिए, बहुत अच्छी और बहुत सच्ची प्यारी बात, बहुत बढ़िया। देखो मैं तो उनकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखना चाहिए। स्कूलों को क्या करना चाहिए? बच्चों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखना चाहिए। तो बिल्कुल रखना चाहिए, व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, ये सभी जानते हैं। प्रत्येक बच्चे को, स्कूलों को प्रत्येक बच्चे को विशिष्ट महसूस कराने के लिए उनकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखना चाहिए, या बच्चों के बीच के अंतर को कम करने के लिए बच्चों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखना चाहिए, या बच्चों और बच्चियों की क्षमताओं और प्रदर्शन को नहीं जानने के लिए, या फिर ये समझने के लिए कि बच्चे सीखने में समर्थ या असमर्थ क्यों हो रहे हैं, इसके लिए उनकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखना चाहिए। तो इसलिए कि बच्चे सीखने में, अगर कोई बच्चा समर्थ या असमर्थ है तो क्यों हो रहा है, कोई बच्चा किसी चीज को जल्दी से समझ ले रहा है, कोई बच्चा नहीं समझ रहा है, तो ऐसे में व्यक्तिगत विभिन्नता को टीचर को क्या करना चाहिए? फोकस। ये नहीं कि बेटा तुम विशेष हो और ईश्वर ने तुम्हें ही पदार्पित किया है मेरे बाद में, और तुम ही हो जो हो सो हो, वो वाला मामला नहीं होना चाहिए। ठीक है, आ जाए 16 वर्ष ईयर आते हैं, रीट, यूपीटेट, एमपीटेट ऐसे एग्जाम्स में ईयर्स पूछे जाते हैं। कहाँ कहाँ नहीं पूछे जाएंगे? जैसे बुद्धि का कौन सा सिद्धांत किसने कब दिया, इसमें ईयर कभी नहीं पूछा गया, न कभी पूछा जाएगा। ठीक साहब। बहुत विशेष चीजों के ऊपर इस तरीके की चीजें आती हैं, उनको देखना है। 16 वर्ष आयु का बच्चा, 16 साल का बच्चा है, तो उसकी क्रोनोलॉजिकल एज सीए कितनी हो गई भैया? 16 हो गई। बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75% अंक प्राप्त करता है। तो आईक्यू वाला जो फॉर्मूला लगाते हैं हम, उस आईक्यू वाले फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ हो गई 16 और यहाँ हो गया 75%, 75 अंक प्राप्त करता है। 75 आपका उत्तर निकल के आ रहा है। तो उसकी मेंटल एज आपसे पूछ रहे हैं, मानसिक आयु कितनी होगी। तो आपको पता है फॉर्मूला लगता है MA/CA × 100। तो आपको यहाँ 75 मिला हुआ है, यहाँ आप क्वेश्चन मार्क लगाते हुए x लगा लो 16 × 100। अब या तो यही सबिटारा सल्टा लो, या फिर इसको जो आपका ट्रांसपोजिशन मेथड होता है उसका प्रयोग कर लो, पक्षांतरण, पक्ष बदलोगे। ये x यही रहेगा, x ने कहा मैं तो x हूं, मैं अभी प्रेजेंट वालों के साथ कैसे रहूं। तो जो 16 था उसने कहा यार मैं इस 100 में डिवाइड कर दूं, क्योंकि मैं तो नीचे हूं, डी फॉर डिनोमिनेटर हूं, हर हूं तो हर हर महादेव इसका कर दूं। और जो बेचारा 75 था उसने कहा मेरे को भी ले लो, मेरे को भी ले लो, इस x को बाहर निकाल दो। तो x बाहर निकलेगा बेटा जी 75। अगर मैं ऐसे लिखूं तो 75 कायदे में ऐसे लिखा जाएगा, 75/1 लिखा जाएगा। तो ये न्यूमरेटर है। जब ये बॉर्डर क्रॉस करेगा तो ये नीचे डिनोमिनेटर की जगह आएगा। तो यहां हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि 100 ऊपर रहेगा जैसे अभी है, 16 का 16 रहेगा, और 75 ऐसे लिखा जाना चाहिए था 75/1। तो 75/1 ये ऊपर का मामला है, तो यहाँ नीचे आके इसके संग जुड़ जाएगा। काटो, 25 × 75, 25 चौका 100, 4 से काटो, 4 चौक 16। तो मानसिक आयु कितनी है? बताओ भैया मानसिक आयु कितनी है? अरे ये तो मामला गड़बड़ा गया, ये तो मामला कहाँ गड़बड़ी करी भैया मैंने? 75 अंक प्राप्त करता है। हाँ, MA/CA × 100। देखना भैया कहाँ गड़बड़ी है मेरी तरफ से। दिया 12। हाँ भैया लो, मल्टीप्लाई करना था, दूसरी घुसी हुई थी संख्या, पता नहीं लगा। नहीं हम गलत नहीं कर रहे, हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, हम गलत कर रहे हैं। तुम सही नया तरीका बताओगे फिर हमको। 12 वर्ष की मल्टीप्लाई भी तो करना, 25 से काटोगे, ये कौन है फिर, इसको कहाँ छोड़ के जाओगे? प्रत्येक व्यक्ति का कार्य निश्चित योग्यताओं का प्रतिबिंब होता है। हर व्यक्ति जो काम करता है उसकी निश्चित योग्यताएं होती हैं, वो उसको प्रदर्शित करता है। किसी विशेष कार्य को करने में व्यक्ति अपनी समस्त मानसिक योग्यताओं में से कुछ को सैंपल प्रतिदर्श, यानी कुछ को सैंपल के रूप में, कुछ को सैंपल के रूप में चुन लेता है। ये सिद्धांत किसने कहा? यहां सिंपल सी बात करते हैं, सैंपल के रूप में चुन लेता है। तो इसके बारे में किसने कहा? इसको जवाब देंगे थॉर्नडाइक। अगर बुद्धि के बारे में बात करूं तो थॉर्नडाइक ने दिया क्या? बहुतत्व बुद्धि का सिद्धांत। उनके सिद्धांत को आप कहोगे कि वो मल्टी फैक्टर बहुतत्व सिद्धांत दिया। उसे ही परमाणु का सिद्धांत कहते हैं, उसे ही हम अणु का सिद्धांत कहते हैं, उसे ही हम बालू का सिद्धांत कहते हैं।
बालू का सिद्धांत कहते हैं। थर्स्टन ने किसका सिद्धांत दिया? थर्स्टन ने कहा समूह कारक का सिद्धांत, ग्रुप फैक्टर थ्योरी दी उन्होंने, समूह कारक सिद्धांत दिया। गिलफर्ड के सिद्धांत को आप 3D मॉडल कहते हो, याद रखिएगा 3D मॉडल आ जाए, त्रिविमीय मॉडल कह लीजिए, मेरे साथ साथ बोलिए, त्रिविमीय मॉडल कह लीजिए, या बुद्धि संरचना का निर्माण कह लीजिए, बुद्धि संरचना का सिद्धांत कह लीजिए, ये मामला रहेगा। बुद्धि संरचना का सिद्धांत कह लीजिए। थॉमसन, थॉमस का सन उसका सैंपल है, थॉमस का सन उसका सैंपल है, थॉमस का सन उसका सैंपल। बेटा संज्ञानात्मक बुद्धि हो चुका है, संज्ञानात्मक बुद्धि हो चुका है ना। और संवेगात्मक बुद्धि में सिर्फ एक ही चीज है जो मैं आज बता दूंगी, यहीं के यहीं खत्म। संज्ञानात्मक नहीं, वो संवेगात्मक बुद्धि है जो तुम पूछ रहे हो ना कि दीदी वो कब बताएंगे। एम कोरे साहब के बारे में बात करनी है, बस बात खत्म हो जाएगी। आ जाओ भैया आगे बढ़ो। प्रक्षेपी और अप्रक्षेपी दो तरीके की विधियां हैं। प्रक्षेपी विधि कौन सी है? व्यक्तित्व मापने की। आपको पता है दो तरीके की विधि मैंने आपको बताई थी, एक बताई थी मैंने आपको प्रक्षेपी, दूसरी बताई थी मैंने आपको अप्रक्षेपी। अप्रक्षेपी, प्रक्षेपी यानी एक मैंने बताई थी प्रोजेक्टिव, जिसमें व्यक्ति मन से खुद नहीं निकालना चाह रहा, आप निकलवा रहे हो। एक सिंपली साधारण तौर पर खुद ही मुंह से बता देगा, आप पूछोगे। तो इसके अंदर एक आती है व्यक्तिनिष्ठ, व्यक्तिनिष्ठ जिसे बोलते हो आप सब्जेक्टिव, और दूसरी आती है वस्तुनिष्ठ। दूसरी क्या आती है? वस्तुनिष्ठ, जिसे आप बोलते हो ऑब्जेक्टिव। क्या बोलते हो दूसरी को? ऑब्जेक्टिव, वस्तुनिष्ठ बोलते हो, ठीक है ना। ये मामला आपका रहता है। आप सामने वाले को नंबर दे रहे हो कि भैया डिलीवरी इसकी प्रॉपर थी, रेटिंग दे दी, पोलाइट बिहेवियर था, रेटिंग दे दी। अवलोकन, ऑब्जर्वेशन हर व्यक्ति का अपने अकॉर्डिंग होगा, उसका अपना पॉइंट ऑफ व्यू होगा, तो इसको आप सब्जेक्टिव बोलिए, व्यक्तिनिष्ठ बोलिए, सब्जेक्टिव। साक्षात्कार में भी व्यक्ति अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ही प्रश्न पूछेगा और दूसरा व्यक्ति उसको जो बताना होगा वो बताएगा। तो क्या कहेंगे? कथानक संप्रत्य परीक्षण। कोई मुझे बताएगा ये कथानक संप्रत्य परीक्षण क्या है? तो हम कहेंगे कथानक, हो बेटा ये प्रोजेक्टिव मेथड जो है, प्रक्षेपी विधि, इसके बारे में सिगमंड फ्राइड भैया ने कहा, ये है थेमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट की बात है, टेट की बात कर रहा है। ये 1935 में आया, मॉर्गन और मुर्रे लेकर आए 31 कार्ड, मॉर्गन व मुर्रे 31 कार्ड हैं। 31 कार्डों में आपका 10 मेल के हैं, 10 फीमेल के हैं, 10 दोनों के हैं, और एक कार्ड आपका खाली है। ये कहानी है, ये कहानी है आपकी, ठीक है। तो क्रिएटिविटी मुख्यतः किससे संबंधित है? बताइए, क्रिएटिविटी किससे जुड़ी हुई है? तो क्रिएटिविटी आपकी हाइपर एक्टिविटी से जुड़ी हुई है, क्रिएटिविटी आपके लो अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मतलब, बोधगम्यता का मतलब समझ से है, अभिसारी चिंतन से है या अपसारी चिंतन से है। तो देखो हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, क्रिएटिव वो व्यक्ति होगा जिसका आईक्यू सामान्य या सामान्य से अधिक होगा। क्या बताया मैंने? आईक्यू सामान्य या कैसा होगा? सामान्य से अधिक होगा, ये बात याद रखनी है। आईक्यू सामान्य या सामान्य से कैसा होगा? अधिक होगा। अब भैया कन्वर्जेंट थिंकिंग, कंजड़ थिंकिंग, कंजड़ थिंकिंग तो बेकार होगी, एक ही दिशा में सोचता होगा। अपसारी, जैसे ट्रैफिक को अगर दूर करना है तो ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दो अलग अलग दिशाओं में, तो डाइवर्जेंट थिंकिंग, अपसारी चिंतन सबसे बेस्ट होता है, क्रिएटिविटी से जुड़ा है। क्योंकि क्योंकि इसमें आप एक कोई भी समस्या है तो उसकी कई सारे सॉल्यूशंस आप सोचते हो, ये फायदा। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति समायोजन को बढ़ावा देती है? कहां पर एडजस्टमेंट को बढ़ावा मिलेगा? कौन सी स्थिति समायोजन को बढ़िया तरीके से बढ़ावा देगी? उसका जवाब आप देंगे मुझे। तीव्र चिंता, अगर आपको बहुत जोर से चिंता होगी तो